आप दर्शकों से मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हमारे विश्वगुरु का एक ही फार्मूला है। कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, गिरेंगे उठेंगे, सब कुछ करेंगे। और जो कहेंगे वो कभी नहीं करेंगे, जो नहीं कहेंगे वो डेफिनेटली करेंगे। शायद पंडित नेहरू ने 7 दशक पहले एकदम सही कहा था कि इस विचारधारा के लोग यदि कहें कि पूरब जा रहे हैं तो आप इन्हें बाकी 3 दिशाओं में ढूंढिए, पूरब में ये नहीं मिलेंगे। यानी इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है और ये बात हर दिन सैकड़ों बार सच साबित होती है। भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सत्ता बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। यूं समझिए कि बोतल का जिन्न बाहर आ रहा है। प्रधानमंत्री के साथ घंटी बजाने वाले पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने टाइम में भले ही इधर उधर करके नॉन बायोलॉजिकल को राहत देकर चले गए हों, मगर अब पुरानी बीमारी एक बार फिर से बाहर आ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच का झटका देना भी शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मित्रों की लड़ाई है और आप तो जानबे करते हैं जब 2 अपने लड़ते हैं तो चोट किसी को भी लगे, नुकसान उसी का होता है जिसके दोनों अपने होते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से चंदा दो धंधा दो का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में सरेआम होने लगा है और मोदी सत्ता की गर्दन फंस गई है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है और सुनिए आखिर तक देखिएगा, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं है, तभी आपके उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा है। तीनों जगहों पर जाकर जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। जो लोग फेसबुक पर देखते हैं वो यूट्यूब पर आ जाएं, फेसबुक वाली बीमारी बहुत बड़ी है। नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो इसका मतलब था कि चाप के खाएंगे भी और चाप के खिलाएंगे भी। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 कॉरपोरेट कंपनियों का एक ऐसा क्लासिक मामला पहुंचा है जिसने मोदी सत्ता की गर्दन फंसा दी है। सुप्रीम कोर्ट को इस केस में अब दूध का दूध पानी का पानी करना है, क्योंकि L&T बनाम MMRDA का केस इस बात का सबूत है कि मोदी सत्ता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। मोदी जिस दावे के साथ केंद्र की सत्ता में बैठे थे वो दावा बहुत पहले ही एक्सपोज हो गया था और अब 2 मित्रों की लड़ाई में मोदी के कपड़े उतरते जा रहे हैं। मामला मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम सेंट्रल विस्टा बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड ट्रूब्रो के बीच का है और यह पूरा खेल 14,000 करोड़ का है, 2-4 रुपया का नहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने L&T की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA को यह कह दिया है कि या तो फिर से टेंडर बुलाया जाए या फिर कोर्ट इस पर रोक लगाएगी। मगर मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, कहानी यही खत्म नहीं होने वाली है। इस केस के तार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उगाही का जो धंधा मोदी ने शुरू किया था सीधे उससे जुड़े हुए हैं और L&T ने MMRDA की मनमानी को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तभी यह क्लियर हो गया कि मोदी सत्ता का इकबाल कई बिलांग छोटा हो गया है। भरोसा खत्म होता जा रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकारें किस कंपनी को कौन सा ठेका देंगी, किसको क्या मिलेगा, ये चंदे की बिना पर तय करती हैं। MMRDA ने L&T को तकनीकी कारणों के आधार पर बाहर किया था, मगर इसकी जानकारी पहले नहीं दी थी। शायद दाल में कुछ काला था या फिर पूरी दाल ही काली थी। लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा है तो पता चला कि जिस कंपनी को ठेका मिला वो कंपनी हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। ये वही कंपनी है जिसने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 664 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। तो ये क्या महज संयोग है या बहुत बड़ा प्रयोग है? इतना बड़ा चंदा देने के बाद कंपनी को ठेका मिला क्या? ये चंदे के बदले धंधे का खुला खेल है क्या? सवाल ये है कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट मामले की तह तक जाएगा या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराएगा, क्योंकि पहली सुनवाई के दिन ही चीफ जस्टिस ने MMRDA को कहा कि ऊपर बात करिए और मामले को संभालिए। कोर्ट ने पहली सुनवाई पर रोक नहीं लगाई और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुना जाएगा। तो सवाल यह है कि जिस कंपनी ने भाजपा को थोक के भाव चंदा दिया उसका क्या होगा? मेघा इंजीनियरिंग भाजपा को चंदा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और अगर ये केस L&T के पक्ष में जाता है तो फिर भाजपा को पैसा खिलाने वाली हर कंपनी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सवाल होगा कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया, तूने भी तो चंदा देके ठेका लिया। नहीं तो L&T की तरह हर दूसरी कंपनी कोर्ट जा सकती है और मोदी सत्ता के न खाऊंगा न खाने दूंगा का ढकोसला फट के फिलावर हो सकता है। याद रखिएगा कि L&T ने MMRDA की टेंडर प्रक्रिया को ही चुनौती दी है और पिछले 11 सालों में भाजपा ने किस कंपनी को टेंडर दिया, कैसे दिया, इस पर हमेशा से सवाल रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी को विकसित करने का ठेका अडानी को कैसे मिला ये देश जानता है और उद्धव ठाकरे ने बहुत बार इस पर सवाल पूछे हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान इसे
खत्म करने का ऐलान तक कर दिया था। मगर इस केस में एल&टी का दावा है कि उसने रोड टनल प्रोजेक्ट के जरिए 2521 करोड़ रुपए और एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के जरिए 609 करोड़ रुपए कम की बोली लगाई। यानी जो कम बोली लगा रहा है उसको ठेका नहीं मिल रहा, जबकि होता यही है, एक एक रुपए के अंतर में भी जिसका कम होता है उसी को ठेका दे दिया जाता है। मगर यहां खेल दूसरा है। फिर भी एमएमआरडीए ने एल&टी को बाहर कर दिया और इसके लिए कोई वाजिब कारण भी नहीं बताया। अब कारण क्या बताए? लोग कह रहे हैं कि कैसे बता दे, कैसे खुलकर कह दे कि हमने चंदे के बदले धंधा दिया है। एमएमआरडीए ने मेघा इंजीनियरिंग को वसई क्रीक के साथ 9 किलोमीटर से अधिक लंबा पुल बनाने का ठेका दिया है। इसकी लागत 6000 करोड़ है। दावा है कि इससे मुंबई की यातायात व्यवस्था को सुधारने और ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मेघा इंजीनियरिंग को ठाणे घोड़बंदर रोड पर 5 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग बनाने का ठेका मिला है। इसकी लागत 8000 करोड़ रुपए, मतलब दो प्रोजेक्ट को मिलाकर 14000 करोड़। ये दोनों प्रोजेक्ट मुंबई के लिए बेहद जरूरी है, मगर इनकी क्वालिटी पर भरोसा कौन करेगा रे भाई? कंपनी अपनी जिम्मेदारी लेगी क्यों? क्योंकि उसको तो मालूम है कि ठेका कैसे मिला है और कैसे मिलता है। और एल&टी की सस्ती बोली को नजरअंदाज करके जनता के पैसे को बर्बाद किया गया। यानी सीधे सीधे लगभग 3000 करोड़ रुपया हमारा, आपका, पूरे देश का बचाया जा सकता था, मगर छोटे से चंदे ने धंधा बिगाड़ दिया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने मामले में कड़ा रुख अपनाया है और ये रुख कायम रहा तो राजनीतिक आर्थिक भ्रष्टाचार का एक ऐसा ज्वालामुखी फूटेगा जो मोदी सत्ता को जलाकर राख करने की ताकत रखता है। सीजेआई गवई ने कहा कि एल&टी जैसी कंपनी जिसे मोदी सत्ता ने सेंट्रल विस्टा का ठेका दिया हो, उसे ही तकनीकी आधार पर अयोग्य ठहरा देने का मामला पचता नहीं है, ये पचेबल नहीं है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि एमएमआरडीए दोबारा टेंडर निकाले वरना पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे। सीजेआई ने जिस तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जिक्र किया, मोदी सत्ता को घेरा, वो कमाल की बात है, क्योंकि ये ठेका मोदी सत्ता ने ही एल&टी को दिया था। सोचिए, दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बनाने का प्रोजेक्ट एल&टी को दिया जाता है और महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण ठेका एल&टी को नहीं दिया जाता है और टेक्निकल कमी बता दी जाती है। और अब वही कंपनी उनके खिलाफ कोर्ट चली गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में शासन कैसे चल रहा है, कौन फैसले ले रहा है, ये आप जानते हैं। मेघा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को थोक के भाव चंदा दिया है, इससे कौन इनकार कर सकता है। मगर ये लड़ाई न्यायपालिका के फैसले पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि एल&टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 मई 2025 के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट के मिलाडो ने एमएमआरडीए के फैसले का समर्थन किया था कि ठेका देने से पहले टेक्निकल कारणों को बताना जरूरी नहीं है। लेकिन एल&टी ने इसे मनमाने करार दिया और सुप्रीम कोर्ट सहमत है। कोर्ट ने कह दिया कि अगर प्रक्रिया ही क्लियर नहीं होगी तो इसे चुनौती देने का हक हर कंपनी को है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्लियर है कि वो जनता के पैसे और प्रोजेक्ट की निष्पक्षता को लेकर गंभीर है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ कहा कि अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी है तो उसे ठीक करना होगा, जबकि एमएमआरडीए की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी की दलील थी कि एल&टी को बाहर करने के पर्याप्त कारण थे और टेंडर नियमों के मुताबिक ये कारण बाद में बताए जा सकते हैं। मगर कोर्ट ने इस तर्क के जवाब में पूछ लिया कि जब सवाल जनता के पैसे का है तो इतनी बड़ी रकम की बचत को नजरअंदाज क्यों किया गया। सवाल यह है कि एल&टी को किसके कहने पर बाहर किया गया, और अगर इतनी बड़ी कंपनी को बिना कारण बताए ठेके से बाहर किया जा सकता है तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष थी या किसी के कहने पर ऐसा फैसला हुआ। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे का इसमें कोई रोल है या फिर ये सब कुछ चंदे के बदले ही हुआ है। याद रखिए कि मेघा इंजीनियरिंग ही इस विवाद की जड़ है और इस कंपनी का वैल्यूएशन 67,500 करोड़ रुपए है। मजेदार बात यह है कि कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है, मगर भारत की टॉप कंपनियों में से एक है। मेघा इंजीनियरिंग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। मोटा मोटी 10 अरब कितना, 10 अरब, जिसमें से 664 करोड़ रुपए उसने खाली भाजपा को दिए, यानी मोटा मोटी 6.5 अरब अकेले भाजपा ले गई। देश में कितनी पार्टियां हैं? 195 करोड़ यानी 2 अरब के आसपास भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को मिला, 128 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले, 85 करोड़ डीएमके ले गई और 48 करोड़ रुपए टीडीपी को दिए गए। मतलब कि दक्षिण भारत की हर बड़ी पार्टी को चंदा दिया गया। इतना ही नहीं, मेघा इंजीनियरिंग से जुड़ी दूसरी कंपनियों ने भी 1232 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा बांटा था। इसलिए सवाल उठता है कि मेघा इंजीनियरिंग ने अप्रैल 2023 में भाजपा को 115 करोड़ रुपए का चंदा दिया और ठीक एक महीने बाद मई 2023 में उसे एमएमआरडीए से 14 करोड़
14,000 करोड़ का ठेका मिल गया। क्या ये कोई संयोग है या चंदा दो धंधा लो का शानदार एग्जाम्पल है? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मेगा इंजीनियरिंग से चंदा भले ही हर पार्टी को मिला हो, लेकिन ये आइडिया मोदी सत्ता का ही था। साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को शुरू किया गया। दावा था कि ये स्कीम चुनावी फंडिंग में काले धन को खत्म करेगी, लेकिन चंदा देने वालों की पहचान छुपाने के खेल ने इसे विवादों में ला दिया। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इसे अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वोटरों को यह जानने का अधिकार है कि कौन सी कंपनी या व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है, क्योंकि धन्ना सेठ और कॉर्पोरेट्स चंदा देकर सत्ता के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं और इससे खाऊंगा भी और खाने दूंगा भी का खतरा बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वो सभी बॉन्ड्स की जानकारी पब्लिक कर दे, मतलब किसने बॉन्ड खरीदा, किसे चंदा दिया, कब दिया, जैसी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंप दे। 13 मार्च 2024 को यह जानकारी पब्लिक हुई, तब पता चला कि मेगा इंजीनियरिंग ने दिल खोलकर बीजेपी को चंदा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी खुश नहीं थे, बहुत नाराज हुए थे। अप्रैल 2024 में नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई, कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को रोकने और पारदर्शिता लाने का तरीका था, इसे खत्म करने से फिर से काला धन बढ़ेगा। मोदी का दावा था कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है क्योंकि 16 कंपनियों ने जो चंदा दिया उसका 63% विपक्ष को मिला, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चीख चीख कर बोलता है कि चुनावी चंदे का लगभग आधा हिस्सा यानी 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ भाजपा को मिला। इसलिए कहा जाता है कि मोदी की बतौलेबाजी में मत फंसिए, अपना दिमाग लगाइए और जानिए कि सच्चाई क्या है। हुजूर जो कहते हैं करते ठीक उलट है। इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे ने ही बीजेपी को वो ताकत दी कि ये लोग सांसद और विधायक खरीद सकें, चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा बहा सकें। 2018 से 2024 तक मोदी सत्ता का नंगा नाच पूरे देश ने देखा है और अप्रैल 2024 में मोदी ने कहा था कि इस फैसले का सभी को पछतावा होगा, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला दूसरे तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो पछतावा किसे होगा समय बताएगा, क्योंकि इस केस का फैसला एक परसेप्शन बिल्ड कर सकता है कि मोदी सत्ता और उसकी डबल इंजन सरकारों के हर फैसले इसी चश्मे से देखे जाएंगे कि किस कंपनी ने भाजपा को कितना चंदा दिया और कितना धंधा लिया। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम साफ सुथरी होती तो एलएनटी को बिना बताए ठेके से बाहर नहीं कर दिया जाता। सवाल यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की गोपनीयता ने ही कॉर्पोरेट्स को खुलकर एक पार्टी के पक्ष में भर भर के चंदा देने का हौसला दिया। तो क्या मोदी वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या भ्रष्टाचार के मलिकार हैं? अगर हैं तो ऐसे मामलों की जांच क्यों नहीं हो रही है? और जांच कराएगा कौन जी? जो खुद ही सारा षड्यंत्र बनाता है वो जांच कैसे कराएगा? जांच करके खुद कोई अपने को फंसाता है क्या? मगर मेगा इंजीनियरिंग अकेली कंपनी नहीं है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े चंदे दिए। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कई कंपनियों जैसे डॉक्टर रेड्डीज ने 80 करोड़, एनसीसी ने 60 करोड़ और नेटको फार्मा ने 57 करोड़ का चंदा दिया और इनमें से कई कंपनियों को बड़े सरकारी ठेके मिले या जांच एजेंसियों से राहत मिली, क्योंकि सीनियर वकील प्रशांत भूषण का दावा था कि 33 कंपनियों ने, ध्यान से सुनिएगा, 33 कंपनियों ने 1751 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर बांटे और बदले में 3.7 करोड़ के ठेके हासिल किए। फिर से सुन लीजिए, 33 कंपनियों ने मिलकर 1751 करोड़, मोटा मोटी 17.5 अरब रुपए का चंदा दिया और बदले में 3.7 लाख करोड़ का ठेका हासिल किया। तो सवाल उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या कानूनी भ्रष्टाचार का जरिया था? कानून बनाकर भ्रष्टाचार यानी घूस लेने का सिस्टम बना था? मगर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस खेल में एकदम पाक साफ नजर आता है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को तो रद्द कर दिया था, लेकिन इसके जरिए जमा हुए काले धन पर कोई कार्रवाई नहीं की। जरा सोच कर देखिए कि अगर कार्रवाई हुई होती तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होता? किस पार्टी का बैंक बैलेंस खराब होता? सांसदों और विधायकों को खरीदने की किसकी ताकत कम हुई होती? जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला था और सत्ता में बीजेपी थी। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड पर सवाल उठे थे और आज तक पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को कटघरे में खड़ा किया जाता है, क्योंकि चंदे के तौर पर मिले काले धन की जांच हुई होती तो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की गैर भाजपा सरकारें गिरी नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के नेता थोक के थोक दल बदलू नहीं बने होते। मगर पर्दे के पीछे चंदे का खेल कैसे हुआ कोई नहीं जानता। सवाल यह है कि जब सत्ता नैतिक तौर पर भ्रष्ट हो जाए तो इसे क्या कहा जाए? क्या ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा घोटाला नहीं है? क्योंकि जब कंपनियां चंदे के बदले धंधा ले सकती हैं तो आम आदमी की परवाह कौन करेगा?
एलएनटी बनाम एमएमआरडीए केस ने साबित कर दिया कि मोदी सत्ता जनता के लिए नहीं, धन्ना सेठों के लिए काम कर रही है, चंदा देने वाले अपने मित्रों के लिए काम कर रही है। और यहीं पर उस सवाल का जवाब मिलता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का कब्जा है, लोकतंत्र खत्म हो गया है और कांग्रेस की लड़ाई स्टेट से है, क्योंकि नैतिक तौर पर भ्रष्ट सिस्टम न तो संविधान की परवाह करता है और न ही संसद की। इसलिए मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर न तो संसद को जानकारी देते हैं और न ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं। ये ताजा मामला है, इसलिए गिनवा रहे हैं। बीते 11 सालों में मोदी सत्ता ने किस तरह संसद और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, किस तरह से लोकतंत्र का बंटाधार किया है, उसकी कोई गिनती नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में प्रशांत भूषण जैसे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदों की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2024 को इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट की दलील थी कि अभी ठोस सबूतवा नहीं है और 4 जून 2024 को ही यह तय हो गया था कि मोदी तीसरी बार लौट रहे हैं, मगर उनके पास बहुमत नहीं है, बैसाखियों का सहारा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने वालों को निराश कर दिया, मगर 9 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक और मौका है कि वो एलएनटी बनाम एमएमआरडीए के मामले में न्याय सुनिश्चित करे, क्योंकि ये केस सत्ता के नैतिक तौर पर भ्रष्ट होने को सरेआम कर देगा, स्थापित करेगा कि पिछले 11 सालों में चंदा दो धंधा लो का खेल खुलेआम हुआ है। मेगा इंजीनियरिंग ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। एक समय इसके मालिकों को केसीआर का करीबी माना जाता था, जिनकी सरकार में कंपनी ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना पर काम किया, फिर उसने जोजिला टनल प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन कांग्रेस ने कालेश्वरम परियोजना पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने उसका दौरा किया और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बन गया। बाद में सीएजी ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत पर लागत की कीमत पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि अगर कंपनी चंदा देकर ठेका हासिल करेगी तो क्या प्रोजेक्ट की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होगी? सवाल यह भी है कि जनता की परवाह किसे है? अगर जनता की परवाह होती तो पहलगाम में खुफिया एजेंसियां फेल नहीं होती, आतंकी भारत की जमीन पर घुसकर हमले को अंजाम नहीं देते और मोदी को आपके घरों में सिंदूर भेजने का मौका नहीं मिलता। सवाल यह भी है कि क्या पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के घर भी सिंदूर भेजा जाएगा? क्या उन विधवाओं को भी भाजपा सिंदूर भेजेगी जिनके सुहाग को आतंकियों ने उनकी आंखों के सामने गोली मार दी, जिंदगी तबाह कर दी, विधवा बना दिया? भाजपा का घर घर सिंदूर भेजना क्या उन सुहागिनों का अपमान नहीं है? देखा जाए तो यह सबसे बड़ा अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है, मगर नैतिक तौर पर भ्रष्ट सत्ता कुछ भी कर सकती है, अपराध भी।